हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे। किसी देश की राष्ट्रीय आय कुल उपभोग कुल बचत के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y इक्वल टू सी प्लस एस। और उपभोग फलन जो होता है वो अनेक चरों पर निर्भर करता है। c इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई डी क्या है? वह योग्य आय है। p मूल्य स्तर, s जीवन निर्वाह का स्तर, r ब्याज की दर, w संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और d आय वितरण है। इन चरों के जो फलनात्मक संबंध है उसे हम लोग उपभोग फलन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर हम लोग किन्स का उपभोग फलन पढ़ रहे हैं तो किन्स ने केवल अपने उपभोग फलन में वाई डी को ही लिया है। बाकी जो है इन चरों को आप ये देख लीजिए, इन चरों को उन्होंने कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, अर्थात किन्स ने उपभोग फलन में केवल आय को ही सम्मिलित किया है। ठीक है, तो जैसा कि हम इस पहले समीकरण में देख रहे हैं, c इक्वल टू एफ वाई, अर्थात किन्स के अनुसार देश के उपभोग को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व उसकी आय है। ठीक है, किसी देश में उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उस देश में वस्तु तथा सेवाओं के लिए मांग उतनी अधिक होगी। उस मांग को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और अधिक उत्पादन से देश की राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी देश में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार को निर्धारित करने में उपभोग प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उपभोग की मात्रा और उपभोग की प्रवृत्ति में अंतर है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दूसरा समीकरण है आप देख रहे हैं c इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यहाँ पर c क्या है? उपभोग है। y क्या है? उपभोग व्यय, अर्थात इसको हम लोग व्यय योग्य आय भी कहते हैं, अर्थात आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। a क्या है? उपभोग फलन इंटरप्शन टर्म्स है जिसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। ये स्वतंत्र उपभोग है, अर्थात a यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आय शून्य भी है तो ये a शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसको आगे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। b क्या है कि स्थिर राशि है, कांस्टेंट है, उपभोग फलन की ढलान है। अब ये हम लोग उपभोग अनुसूची को देख रहे हैं जो करोड़ रुपए में दिया है कि आय क्या है? यहाँ पर बाएं साइड में आय दिया गया है और दाएं साइड में जो है उपभोग। ठीक है, जो है c इक्वल टू एफ वाई के बराबर है। जब आय शून्य है तो उपभोग मेरा 20 करोड़ का हो रहा है, आय बढ़ के 60 करोड़ हो गया तो उपभोग 70, फिर 120 करोड़ आय होता है तो उपभोग भी 120 करोड़ के बराबर है। आय और बढ़ जाती है, 180 करोड़ होता है तो उपभोग देखिए यहाँ पर अब वो 170 हो गया, अर्थात उसमें कमी आ गई। तो फिर उसके बाद आय बढ़कर 240 करोड़ का होता है तो उपभोग 220 करोड़ का, इसमें और कमी आ गई। फिर आय बढ़कर 300 करोड़ का हो जाता है तो उपभोग जो है 270 ही रहता है। फिर आय बढ़कर 360 करोड़ हो जाता है तो उपभोग जो है 320 करोड़। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, ठीक है, उपभोग भी बढ़ती है, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ती है जिस रेशियो से हमारी आय बढ़ती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आय अगर दुगना होता है तो उपभोग में जो वृद्धि होगी वो दुगने से कम दर से होगी। ठीक है, और ऐसा किन्स का मानना है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफ के माध्यम से कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ओ जेड यहाँ पर हमने ये लिया है आपका ओ एक्स अक्ष पर जो है प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम है, और ओ वाई पर जो है उपभोग कंजम्पशन को लिया गया है, और मूल बिंदु अर्थात ओ से एक रेड कलर की रेखा ये जो जा रही है जेड, ओ जेड रेखा, ये क्या है? वाई रेखा है जो c प्लस एस के बराबर है। और इसके बाद जो है सी सी रेखा जो c इक्वल टू ए प्लस बी वाई के बराबर है, ये उपभोग रेखा इसको हम कहेंगे, और ओ जेड जो रेखा है वो आय रेखा है। तो उपभोग हमारा जो है
कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरी आय कम भी है तो उपभोग शून्य नहीं होगा। उसका कारण ये है कि आदमी जो है जीवित रहने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है, वो अपने पूर्व के बचत से जो है उपभोग करेगा। ऐसी स्थिति मंदी के समय हो सकती है जब व्यक्ति की आय शून्य है और ऐसी स्थिति में वो पूर्व के बचत या अन्य से ऋण लेकर उपभोग करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं, इसी को किन्स ने ए का नाम दिया है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये ए, ठीक है। ओसी, ओसी की जो आपकी दूरी है ये ए के बराबर है। जो इसके पहले हमने आपको समीकरण में दिखाया था कि यहाँ पर आपका जो है ये इक्वेशन देखिए, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पर ए जो है ये इसी को दिखा रहा है, एक स्थिरांक है, अर्थात हमारी आय शून्य होने पर भी उपभोग शून्य नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों का जो कटान बिंदु है, अर्थात ओ जेड और सी सी, जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, उसके बाएं साइड में हमारा सी जो है वक्र, वो सी अधिक है। ठीक है, ओ जेड से, अर्थात सी जो है ऊपर है और ओ जेड नीचे है। इसका तात्पर्य यह है कि निम्न आय स्तर पर जो है आय कम है की तुलना में उपभोग अधिक है। ठीक है, जैसा हमने इसके पहले ग्राफ में, जैसे शून्य आय पर जो है 20 करोड़ उपभोग हो रहा है। ठीक है, ये वही स्थिति है। अब इसके बाद जो है आय बढ़ती है और वो जो है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय में जो वृद्धि हो रही है वो क्या हो रही है कि आय में जिस रेशियो से वृद्धि हो रही है उस रेशियो से उपभोग में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम इस समीकरण को फिर से देखते हैं कि ये जो समीकरण किन्स ने कहा, इस समीकरण 2 को सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो यहाँ पर ए जो है एक स्थिरांक हुआ और बी जो है आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, और बी को किन्स ने एमपीसी भी कहा। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो कि उपभोग की ढाल को बताता है। जैसा कि हम ग्राफ में देखते हैं कि जो सीसी रेखा है ये जो है उसी को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये निष्कर्ष निकलता है, किन्स का ये कहना है कि आय बढ़ने से, ठीक है, आय बढ़ने से जो है उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन उस रेशियो से, उस दर से नहीं होती है जिस दर से आपकी आय में वृद्धि होती है, उससे कम दर से होती है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं, किन्स का ये कहना है, चूंकि किन्स की जो मान्यता है, किन्स ने ये माना कि यहाँ पर ये समीकरण हम लोग देख रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये जो है सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई जो है ये एक तरह का अल्पकालीन जो है आपका उपभोग फलन है, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन है। अगर इसमें हम लोग ए को हटा दें, ठीक है, ए को हटा दें, अर्थात जो है ये समीकरण सी इक्वल टू बी वाई, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कंजम्पशन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किन्स द्वारा जो उपभोग फलन पर उनके सिद्धांत हैं उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आय में वृद्धि होने से उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में जिस दर से वृद्धि होती है उस दर से उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।